बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि अदालत बानी पीटीआई को रिहा करे तो कोई मसला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अदालतें जमानत दें तो हिमायत करेंगे। स्काई न्यूज से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, जमानत मिलना उनका हक है, जाती तौर पर चैलेंज नहीं करूंगा। उम्मीद है मेरी जमात की जानिब से भी ऐसा नहीं होगा। Process in Pakistan, and if the courts and everything feel that he deserves to be let out on bail, like, we'd support that. It's absolutely his right. There'd be no challenge to the court's proceeding from your well, there party? may be, not from me personally or from my party. I'm actually not aware about the specifics. It's the first time hearing this is from you. चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत से तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। स्काई न्यूज से इंटरव्यू में बिलावल जरदारी ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा, ये नागुज़ीर जरूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। India, that they'll shut off the water supply to 240 million people in Pakistan. Just making that threat is a violation of the UN Charter. Were they to act on that threat, Pakistan has been very clear, we'd consider that an act of war. India said no to an impartial investigation when we asked for one into the terrorist attack. They say no to mediation, be it from the UK or the US, and they say no to dialogue with Pakistan. The attack that did take place in India had nothing to do with Pakistan. That was an indigenous group within India. I can't take action against those groups. President Trump deserves credit for the ceasefire that we've managed to achieve. Absolutely, the United States, President Trump, Secretary Rubio were engaged with both Pakistan and India in order to achieve this ceasefire. I believe the United Kingdom government is keen to encourage both sides to engage in a dialogue. पाकिस्तानी सिफारती वफ्द अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के कामयाब दौरे के बाद लंदन पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था और अब भी अमन चाहता है। हम अमन का पैगाम लेकर बरतानिया आए हैं। भारत पाकिस्तान को जिस तरफ ले जा रहा है, दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं। यूनाइटेड नेशंस का और डीसी का कामयाब दौरा के बाद अब हम यूके पहुंचे हैं उसी पैगाम के साथ। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, पाकिस्तान अब भी अमन चाहता है। उन्होंने झूठ बोला कि इस दहशतगर्दी के वाक़या में पाकिस्तान का हाथ था, मगर वजीर आज़म साहब ने जब ऑफर किया कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, वो नहीं होने दिया। भारत ने झूठ बोला कि हमने उनका जहाज नहीं गिराए, हमने तो उनको 6 जहाज गिराए हैं। जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है, ना भारत के मफाद में है। पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान अमन के साथ है और अल्टीमेटली जीत हमारी। चेयरमैन बिलावल ने एक बहुत ही पैक्ड एजेंडा वहाँ डील किया। वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में फर्क देखेंगे पॉलिसी मेकर्स में जो इनकी सोच है। हम ये कह रहे हैं कि हमें खदशा है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, न्यूक्लियर कन्फ्लैग्रेशन के लिए, तो वो चीज़ हर किसी का खदशा है। हर जगह पाकिस्तान के ओपिनियन को सराहा जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो कोई 12वीं दफा पाकिस्तान का जिक्र तारीफी तौसीफी अंदाज में कर चुके हैं। शायद ये वजीर आज़म मोदी के लिए बड़ी सुबकी का बायस है। बात करें 1.25 अरब लोगों के जिंदगियों के ऊपर आप खेलें नहीं। 1 करोड़ नौकरियों के नारों के हक में नहीं, कल बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तारीख में पहली बार ईद पर इक़्तिसादी सर्वे जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। बैठ के नारे लगाना कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, मैं उसके हक में नहीं हूँ। कल मैं उसका जिक्र करूंगा, जो हमारा कमजोर तरीन तबका है उसमें हम क्या कर सकते हैं। IMF की मीटिंग होनी थी, इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पहले तो ये मीटिंग होना, अगर ये हो जाए एजेंडा पे आइटम्स ना रहे, मूव इन द राइट डायरेक्शन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। द गवर्नमेंट इज नॉट ए डेस्परेट बोरोर एनीमोर, वी विल बोरो बट वी विल बोरो एट आवर टर्म। शहबाज शरीफ हुकूमत बजट तजावीज़ कल मंजूरी देगी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास मंगल की दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया है। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है पेंशन में भी 7.5 से 10% तक इजाफा हो सकता है। बजट का हजम 17,800 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा का होगा। बजट में कार्बन टैक्स लगेगा और बिजली और गैस के निर्ख मजीद बढ़ाए जाएंगे। कैश पर खरीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इकदाम तजवीज़ कर दिए गए। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी।
बजट में वजीर आजम ऑफिस की तज़ीनो आराइश के लिए 6.5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। दस्तावेज के मुताबिक वजीर आजम स्टाफ कॉलोनी में इजाफी सहूलतों की फराहमी के लिए 5.5 करोड़, मिनिस्टर्स इनक्लेव इस्लामाबाद में 12 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ 27 लाख रुपए की तजवीज़ है। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की तज़ीनो आराइश के लिए 11 करोड़ और कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़ है। हुकूमत अब लेले और कट्टे गिनेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट धोखा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद बर्बाद हो चुकी है। 2022 में जो शख्स 50,000 कमा रहा था, आज उसकी कदर 22,000 रह गई। गुर्बत बढ़ी है। माल मवेशी और गधों में बढ़ोतरी दिखाकर तरक्की का दावा किया जा रहा है। गधों की कैटेगरी में लिख देते 4 टांगों वाले कितने हैं और 2 टांगों वाले कितने। लेला इंस्टॉल्ड शहबाज शरीफ में और कोई चीज नहीं है। हेरा फेरी कहाँ पे इन्होंने की? ज़राअत को ऊंचा दिखाने के लिए आपका जो माल मवेशी है एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन का 63.6% कंट्रीब्यूट करता है। अभी जाके आप लेले गिनेंगे, भैंसे गिनेंगे, बकरे गिनेंगे, गधे गिनेंगे, गधों में भी इंक्रीज आई है। गधों की कैटेगरी में एक और नीचे सब कैटेगरी बता देते कि 4 टांगों वाले गधे और 2 टांगों वाले गधे। 2 टांगों वाले गधे में मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ ठीक ठाक इजाफा हुआ है जिन्होंने ये किताबें आज शायद सालों में। कुव्वत खरीद में जो कमी आई है वो 58% है। मार्च 2022 में तकरीबन 50,000 माहाना कमा रहे थे वैल्यू, आज के दौर में उसकी वैल्यू क्या बनती है? 20,833 रुपया। वजह महंगाई। ईद के रोज वाघा बॉर्डर पर जवानों की परेड। ARY के एंकर पर्सन इकरारुल हसन भी जा पहुंचे। एक जवान ने कहा, ईद पर शहरी आते हैं तो लगता है हमारी फैमिली आ गई है। एक और जवान का कहना था, ईद पर परेड ज्यादा जारहाना होती है। एक शहरी ने कहा, पड़ोस में देखकर हैरान हूं, 6 जहाज गिराने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। दिन जो लोग आते हैं अपनी ईद आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, आपको कैसा लगता है? हम तो ये समझते हैं कि जैसे हमारी फैमिली आ गए हमको मिलने वास्ते। तैयारी कर रहे थे, यहाँ आके भी वार्म अप हो रहा होता है। जी ये रूटीन का जो परेड तो रूटीन के, लेकिन वार्म अप भी रूटीन परेड से पहले ये जरूरी है सर, ताकि जिस्म के सारे मसल जो है वो रिलैक्स हो जाए। हमारे लिए तो सारे दिन स्पेशल है, लेकिन ये आज ईद का दिन है, इसलिए लोगों में जोश भी थोड़ा सा ज्यादा होता है और परेड भी थोड़ी सी एग्रेसिव होती है। इस खुशी के दिन में आप अपने मोहल्ले, शहर, अपने गाँव में उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां देकर इस मुल्क की हिफाजत की। मैं पिशावर से आया हूँ, बड़ा जज्बाती लग रहा है। बरदान सर। आप बरदान से? कैसा लग रहा है अभी ये मंजर? बहुत अच्छा है। टीवी में जो जोश और जज्बा जो बढ़ता था देख के ऐसे, तो अब यहाँ पे लाइव देख के कुछ और ही फीलिंग्स है। कहाँ से आई हैं? आजाद कश्मीर से आई है। आजाद कश्मीर से आए हैं। तो हम खुश हो गए। पड़ोसियों को देख के तो ये सोच रहा हूँ 6 जहाज गिरवाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? कहाँ से आप? कराची से। कराची से आए आप? ये जो हमारे USA के भाई हैं, ये जज्बाती लग रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है, गुड टू सी यू। आपको लंदन लिए चलते हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी थिंक टैंक से खिताब कर रहे हैं। As far as India is concerned, we don't speak to them about anything, let alone terrorism. And finally, there's the issue of water. I'm sure you will all join me in condemning India's announcement or India's threat to cut off the water supply of 240 million people. Surely we don't want to see this weaponization of water, this precedent for the weaponization of water to set. Today it is in the context of India and Pakistan. Tomorrow it'll be in the context of some other country. It is a violation of the UN Charter merely to threaten to cut off Pakistan's water supply. If India acts on this threat, Pakistan would view it as an act of war. So would any other country. When it's a matter of survival, when it's an existential threat to your people, when it's the 100% the water supply that you rely on for drinking, for agriculture, we're left with no choice. But what's more important to emphasize and convey is that we have achieved
a ceasefire, but we've not achieved peace. In fact, India and Pakistan, the region, the world is less safe today than before this conflict. The threshold for conflict between two nuclear armed powers, between India and Pakistan, has drastically lowered to the lowest point ever. As it stands today, if there's a terrorist attack anywhere in Indian-occupied Kashmir, in India, proof or no proof, we go to war. That's the de facto position, or the new abnormal that India is trying to impose on the region. The equivalence would mean that if there's a terrorist attack in कराची वाले ईद पर भी पानी के लिए परेशान। जामे कराची में पाइपलाइन फिर फट गई। 2 बड़ी पाइपलाइनों में शिगाफ पड़ने से जामे कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुका। 3 दिन से पानी जाया हो रहा है। वाटर बोर्ड का अमला गायब है। में पानी नहीं और सड़कें तालाब। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की लाइन फिर फट गई। 36 इंच की वाटर सप्लाई लाइन फटने से जामिया में सैलाब का समा है। ईद की छुट्टियों में इंतजामिया भी गायब। काफी तेज पानी चल रहा है, पूरा कब्रिस्तान की तरफ पानी जा रहा है। जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता भी मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। कब्रें डूबने का खदशा है। वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है जामिया कराची से गुजरने वाली 36 इंच की लाइन का जॉइंट लीक हुआ। मुतासरा लाइन से स्कीम 33 को पानी फराहम किया जाता है। मुरम्मत कल दोपहर तक होगी। कराची वाटर कॉर्पोरेशन के अमले का अनोखा कारनामा। वाटर सप्लाई लाइन की लीक जॉइंट पर मिट्टी डालकर रवाना हो गए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। जामिया कराची में वाटर कॉर्पोरेशन की 36 इंच की लाइन का जॉइंट लीक हो गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान का एरिया ज़ेर आब आ चुका है और यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं ये लाइन कब लीक हुई थी। ईद के पहले दिन बाद नमाज ईद जब हम लोग यहाँ पे कब्रिस्तान जा रहे थे तो यहाँ पे पानी मौजूद था। ईद के तीसरे रोज यहाँ पे हैवी मशीनरी आई है, उन्होंने जंगल का सफाया किया। आप जिस मकाम पे यहाँ पे खड़े हुए, ये तालाब का मंजर पेश कर रहा था। जामिया कराची का कब्रिस्तान का एक ही रास्ता है, आने जाने की तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक मुतासरा 36 इंच की लाइन स्कीम 33 में पानी की सप्लाई करती है। मिट्टी डालकर लीकेज बंद कर दी है। कल बाकायदा तौर पर वाटर कॉर्पोरेशन का अमला जो है यहाँ पहुंचकर लीकेज की मुरम्मत करेगा, जिसके बाद पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सू सऊदी अरब में चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने गवर्नर कामरान टिस्सूरी को कुरान पाक का मुकद्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। आइंदा बजट में टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जा रहा है। टैक्स चोरी पर इजाफी 10 गुना जुर्माना करने की तैयारियां और नॉन फाइलर्स पर गाड़ियां जायदाद की खरीदारी की पाबंदी बरकरार रहेगी। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब निजामी से। बताइए शुएब। बजट में एफबीआर से मुताबिक जो नॉन फाइलर का इशू है उसके ऊपर जो है एफबीआर मजीद एक्टिव होगा। ताहम जो सिम से मुतालिक सहूलत है वो देने के ऊपर जो है जुज़ी तौर पर एफबीआर राजी हुआ है कि सिम जो है वो नॉन फाइलर की ब्लॉक नहीं होगी। जो उनकी इंटरनेट डिवाइसेज है वो भी ब्लॉक नहीं होंगी, लेकिन इसके अलावा जो बाकी 15 मुख्तलिफ लाइन है जिनके ऊपर जो है नॉन फाइलर को पेनलाइज करना है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो पॉइंट ऑफ सेल से टैक्स चोरी होती है उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जिसके ऊपर जुर्माना है 5 लाख रुपए का, उसको बढ़ाकर 10 गुना यानी कि 50 लाख रुपए तक किया जाएगा। एक शिकायत एफबीआर को ये भी मिली है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो जो कैश का बिल देती हैं उसके ऊपर जो है वो टैक्स रेट ज़्यादा रखती हैं, तो डबल रेट जो है वो अब चार्ज नहीं हो सकेगा और डबल रेट की जो उसके मतलब जो आउटलेट्स होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएंगी। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और खबर दें आपको, ठट्ठा केंजर थाने की हुदूद में खातून की तेज रफ्तारी 2 नौजवानों को कुचल डाला। बासर खातून की कार से कुचलकर सरकारी एहलकार कजन समेत जांबाक हादसा 4 जून को पेश आया। मुकदमा 8 जून को भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। केंजर थाने की जानिब से बासर खानदान की खातून को बचाने की कोशिश की जा रही है। मामला क्या है, नजीर शाह से जानते हैं। अपडेट कीजिए नजीर, मामला क्या है?
में रोंग में आने वाली तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया, जिसके नतीजे में दोनों जाँ भाग हो गए, जिनमें एक सरकारी इदारे का एहलकार भी था। हादसा 4 जून को पेश आया, जिसका मुकदमा 8 जून को भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। बस ज़राए के मुताबिक किंजल थाने की जानिब से बासर खातून को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई और मुद्दई मुकदमा जो पीर बख्श है, उसका कहना है कि छोटा भाई कासिम सरकारी इदारे का मुलाजिम जो छुट्टियों पर घर आया था और 4 जून को मामू के बेटे अरसलान के साथ बाइक पर निकला, जहां टोल प्लाजा के करीब रॉन्ग वे से तेज रफ्तार कार आई, जिसने भाई और मामू के बेटे को कुचल दिया और शदीद जख्मी हालत में जो अरसलान था वो घारों में, जबकि कासिम ने कराची के अस्पताल में दम तोड़ा। और उसका ये कहना है कि बाद में पता चला कि गाड़ी चलाने वाली एक खातून थी जो तेज रफ्तारी और लापरवाही से आ रही थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से हमारी पुलिस से बात हुई है, उनका कहना है कि हादसे के बाद जो हादसे के मुकाम से 20 किलोमीटर पहले की एक सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जिसमें खातून अपने दीगर अहल खाना के हमरा गाड़ी चलाते हुए नजर आ रही है। उसकी एक तस्वीर हमने भी हासिल की है और ये भी बताया जा रहा है कि बैंक के डिप्टी CEO है सिंध बैंक के, उसके करीबी अजीज बताई जाती है। मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह हो गई थी और हादसे का शिकार गाड़ी भी बैंक के नाम पर है और उस वक्त पुलिस की तहवील में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी नजीर, ये हादसा 4 जून को पेश आया मगर मुकदमा 8 जून को, क्या वजह बताई जा रही है इस ताखीर की? देखिए, हमें जो वर्षा है उनकी जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से पसो पेश की जा रही थी मुकदमा दर्ज करने में। IG सिंध के वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई भी वाक़या हो जाता है तो फौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन आज भी बासर लोगों को बचाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तराशे जाते हैं। लेकिन जो इस पर अब चूँकि बाला अफसरान, जिसमें SSP से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मुकदमा गुज़श्ता रोज़ दर्ज किया गया है और अब इस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी CCTV फुटेज भी निकाल ली गई है और इस खातून के बारे में ताहाल इसका नाम नहीं पता चल सका है, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि ये एक डिप्टी CEO एक बैंक के उनकी करीबी अजीज बताई जा रही है, रिश्तेदार है और गाड़ी इस वक्त पुलिस की तहवील में। अब देखना तो ये जब ये हादसा पेश आया वो खातून कहाँ थी? क्या वो भाग खड़ी हुई? उसने नहीं देखा कि यहाँ पर जो 2 नौजवान हैं वो कुचले गए हैं? देखिए, हादसे के बाद होना यही चाहिए था कि उसको फौरी तौर पर उनकी मदद करते। हो सकता है अगर उनको बरवक्त अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन वो खातून वहां से फरार हुई है, उसकी कोई मदद नहीं की। उसके बाद वो गाड़ी छोड़कर भी जो है ना अपनी फरार हो गई और पुलिस को गाड़ी भी क्राइम सीन के करीब अगर गाड़ी जो है वो पुलिस की तहवील में, तो फिर खातून जो है वो फरार होने में कैसे कामयाब हुई? देखिए, बिल्कुल ये वही सवाल है जो पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान है कि अगर गाड़ी उनको मिल गई, इस वाक़े को आज 4था रोज़ है, 4 दिन भी बल्कि गुजर चुके हैं, तो पुलिस ने अब तक इसमें क्या किया? यही वो सवालात हैं जो पुलिस से भी हमने किया। तो पुलिस का यही कहना है कि मुकदमा चूँकि कल दर्ज हुआ है, जिसके बाद अब इस पर ये कार्रवाई की जाएगी और खातून को गिरफ्तार किया जाता है नहीं किया जाता है ये भी अब पता चलेगा। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर दबाव भी है, क्योंकि एक बैंक के डिप्टी CEO की रिश्तेदार हैं, अब उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक। अच्छा नजीर, ये बताइए, वो खातून रॉन्ग साइड से आ रही थी, क्या कोई ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी? क्या कोई पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं था जो ये सूरत हाल देखता? देखें, ट्रैफिक पुलिस तो कराची जैसा जो शहर है, एक डेवलप शहर है, उसमें ट्रैफिक पुलिस की सूरत हाल अक्सर आप देखते हैं किस तरह की होती है, लोग कुचले जाते हैं। तो वो तो एक जो टॉल एक ठट्टा की जानिब से किस तरीके से वो खातून आ रही थी, जिसमें वाज़े तौर पर FIR के अंदर लिखा हुआ है दूसरे पेज पे कि तेज रफ्तारी, गफलत, लापरवाही से रॉन्ग साइड से आती हुई गाड़ी ने मेरे भाई और मामू के बेटे को कुचला, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो कानून का जो असल निफाज है वो तो वहीं पर हो सकता है जहाँ पर कानून के रखवाले मौजूद हो। अगर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा तो उनकी स्पीड लिमिट और उसको कौन मॉनिटर करेगा? ठीक है नजीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ठट्ठा केंजर थाने की हुदूद में खातून की तेज रफ्तारी के सबब 2 नौजवान कुचले गए हैं। बासर खातून की कार से कुचलकर सरकारी एहलकार कजन समेत जांभाक हो गया है। यह हादसा 4 जून को पेश आया था और मुकदमा 8 जून को भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कार को तहवील में ले लिया गया है, लेकिन खातून जो है वो फरार है। हमारे नुमाइंदे एजाज वारियो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आपके पास इस वाक़े से मुतालिक क्या इत्तलात है? ये बताइए किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है?
جی بالکل، یہ جو 4 جون کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں ایک خواتین جو باثر شخصیت کی خاتون بتائی جا رہی ہے، وہ رانگ سائڈ سے آ کر جو اس نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی، جس میں 2 نوجوان، ایک سرکاری ادارے کا ملازم بھی تھا، وہ زخمی ہو گئے تھے، جبکہ وہ ان کو کراچی ریفر کیا جا رہا تھا۔ تو ایک جو ہے نا وہ گاروں میں ہلاک ہو گیا، جاں بحق ہو گیا تھا، اور دوسرا کراچی میں جو ہے زندگی سے جو جنگ ہار چکا تھا۔ تو اس حوالے سے جو غفلت کے اور رانگ سائڈ سے آنے کے یہ جو دفعات ہیں وہ تو اس مقدمے میں لگائے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پر جو انتہائی تشویشناک جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو ٹھٹا ہے، ٹھٹا اور کراچی کا فاصلہ، ٹھٹا کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے، اور یہاں پر بہت سارے تفریح مقامات ہیں، خاص طور پہ اس میں مکری تاریخی قبرستان ہے، شاہجہان مسجد ہے، کنجر جھیل ہے، دیگر کئی تفریح مقامات ہیں۔ اعجاز واریو، یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی CCTV حاصل ہو گئی، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی، تو خاتون کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ وہی سوالات ہیں جو پولیس کے خلاف اٹھتے ہیں کہ جب جو گاڑی حادثے میں استعمال ہوئی ہے، جس نے حادثہ کیا ہے، وہ تحویل میں لی گئی ہے، مگر خواتین اب تک جو ہے وہ جیل کی سلاخوں میں نہیں آ سکی، اور اثر رسوخ ہونے کی وجہ سے پولیس پر ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے۔ یہی کہنا ہے جو لواحقین ہیں، ان کے ورثہ کا، ان کا کہنا ہے کہ گاڑی تو پولیس نے لی ہے، اور 4 جون کو حادثہ ہوا ہے۔ کس کی جانب سے پریشرائز کیا جا رہا ہے پولیس کو، جو پولیس خاتون کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں، جو ورثہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ 62 شخصیات، وہ نام تو نہیں بتا رہے ہیں دیگر، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 62 شخصیات، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے آفیسر کی وہ خاتون بتائی جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے پولیس کو پریشر ہے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ پریشر کی وجہ سے صرف گاڑی ظاہر کی گئی ہے، مگر جو مین ملزم ہے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، اور اس میں وہ پولیس پر یہ بھی الزام عائد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اعجاز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ نذیر، یہ بتائیے کیا پولیس نے اس خاتون سے یا اس کے اہل خانہ سے رابطہ کیا ہے؟ دیکھیں، یقینی طور پر جس وقت یہ حادثہ پیش آیا تھا، پولیس اس کے اہل خانہ سے بھی رابطہ کر چکی ہوگی، بینک کے اس ڈپٹی CEO سے بھی رابطہ کر چکی ہوگی۔ جس سطح پر یہ شخص جو اس خاتون کا قریبی عزیز بتایا جا رہا ہے وہ ملازمت کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، نذیر شاہ اور اعجاز واریو، آپ دونوں اس واقعے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔